बांग्लादेश इस समय अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे अस्थिर और संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों और धार्मिक असहिष्णुता ने देश का माहौल पहले ही तनावपूर्ण बना दिया था और इसी बीच बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया का निधन देश के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। 4 दशकों से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रही खालिदा जिया ने न केवल लोकतांत्रिक संघर्षों का नेतृत्व किया, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति को एक नई दिशा भी दी। उनके निधन से आगामी आम चुनाव को और अधिक अनिश्चित बना दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 सालों बाद लंदन से वापस ढाका लौटे थे और पिछले दिनों उन्होंने संसदीय चुनाव के लिए नामांकन भी भरा था, जिसके बाद से उनके अगले पीएम बनने की चर्चा भी तेज होने लगी थी। लेकिन इसी बीच अब खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी के लिए अगले चुनाव में स्थिति अनुकूल हो गई है या प्रतिकूल, ये इस चुनाव का एक बड़ा सवाल बन के रह गया है कि अब आगे आखिरकार होगा क्या। खालिदा जिया पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी। 1981 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे और तभी उनकी हत्या कर दी गई थी। खालिदा जिया 4 दशक से ज्यादा समय से बांग्लादेश की राजनीति में थी। पति के मारे जाने के बाद खालिदा जिया ने बीएनपी की कमान अपने हाथों में ले ली थी और 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आपको बता दूं कि खालिदा जिया ने सोमवार को ही चुनाव के लिए नामांकन दाखिल भी किया था, लेकिन अब उनका निधन हो गया। खालिदा जिया के निधन के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि तानाशाही और फांसीवादी सोच के खिलाफ खालिदा जिया का नेतृत्व अडिग रहा। जब जब देश में लोकतांत्रिक संकट आया, उन्होंने अपने नेतृत्व से लोगों को दिशा दिखाई और आजादी की भावना को मजबूत किया। बांग्लादेश उनके योगदान को हमेशा सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करेगा। वहीं पीएम मोदी ने भी साल 2015 में हुई मुलाकात का फोटो शेयर कर शोक जताते हुए लिखा कि बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ है। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनके परिवार को इस अपूर्णनीय क्षति को सहने की शक्ति दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास और भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में उनके अहम योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस बीच भारत में शरण लिए हुए पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताते हुए लिखा कि ऐसे अहम समय में जब देश के लोग सुरक्षा की कमी से जूझ रहे हैं और देश का अस्थिर और राजनीति से दूर करने की कोशिशें हो रही हैं, उनके निधन से देश के परिवर्तन पर गहरा असर पड़ेगा। आपको बता दूं कि अब बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव है और इस चुनाव में शेख हसीना की अवामी लीग को हिस्सा लेने से रोक दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अवामी लीग की अनुपस्थिति ने बीएनपी को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया है। खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिटी पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान भी 17 साल बाद अब बांग्लादेश आए हैं और आते ही उन्होंने पार्टी में शायद जैसे देखो जान फूंक दी हो। उनकी ये वापसी न केवल बीएनपी बल्कि देश की राजनीति के लिए भी अहम मानी जा रही है। खालिदा जिया 36 दिनों से हॉस्पिटल में थी। उनकी तबीयत बेहद खराब थी। इसके बावजूद उन्होंने 29 दिसंबर बोगरा 7 सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। साथ ही 3 उम्मीदवारों को स्टैंड बाय पर रखा गया था। यानी ये तो साफ था कि पार्टी को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि खालिदा पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस शायद लौटेंगी और पार्टी ही नहीं देश का भी नेतृत्व करेंगी। लेकिन अब ये जिम्मेदारी उनके बेटे तारिक रहमान पर होगी। हालांकि खालिदा जिया के निधन के पहले ही तारिक की वापसी को बीएनपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था। ये कयास लगाए जा रहे थे लगातार कि शायद इनकी वापसी चुनाव के लिए है, शायद अभी अगला चेहरा बन सकते हैं बांग्लादेश के लिए। अब ऐसे में खालिदा जिया के गुजरने के बाद तारिक और उनके पक्ष में सहानुभूति वोट भी आ सकता है। तारिक रहमान ने अपनी वापसी पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए वादा किया कि वे लोकतांत्रिक और आर्थिक अधिकारों की बहाली के लिए काम करेंगे। हालांकि बांग्लादेश के मीडिया में कहा जा रहा है कि आने वाले महीने ना तो रहमान के लिए आसान होंगे और ना ही उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात हैं वो बेहद गंभीर बने हुए हैं। ये चुनाव एक ऐसे अराजक दौर में होने की उम्मीद है जिसे भीड़ की हिंसा, बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के खुले प्रदर्शन, मतदान के नियमों को लेकर मतभेद और पड़ोसी देश भारत के साथ संबंधों में टूटन ने और अधिक गंभीर बना दिया है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब तारिक आगे बढ़कर बीएनपी की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे और किसी तरह बीएनपी को आने वाले चुनाव में जिता पाएंगे या नहीं, क्योंकि बीएनपी के पास अभी एक बहुत बड़ा मौका है। और यहीं अगर हम भारत के एंगल से भी देखें
तो शेख हसीना की अवामी लीग इस बार चुनाव में बैन कर दी गई है और ऐसे में भारत के लिए सबसे अच्छी खबर यही रहेगी कि बीएनपी इस बार चुनाव जीत जाए। अगर आप खालिदा जिया के शासनकाल की बात करें तो उस समय बांग्लादेश और भारत के बीच काफी तनावपूर्ण माहौल था। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल और जियोपॉलिटिक्स में भारत की भूमिका भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और उसको अब तवज्जो भी बहुत ज्यादा दिया जाता है। और तारिक रहमान ने 17 साल बाद अपनी वापसी के साथ ही कहा कि वह एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जहां मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सब सुरक्षित हो। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। वहीं दूसरी तरफ जमात हमेशा से ही भारत विरोधी कट्टरपंथी विचारधारा के साथ आगे बढ़ा है। यही कारण है कि यूनुस की अंतरिम सरकार में जमानते इस्लामी के बैन कर दिया गया और देश में कट्टरपंथी भावनाओं से प्रेरित हिंसा में काफी तेजी से बढ़ोतरी भी देखने को मिली। तारिक की वापसी से जमाते इस्लामी को एक झटका जरूर लगा है। ऐसे में खालिदा जिया के निधन के बाद अगर बांग्लादेश की आवाम की सहानुभूति तारिक और बीएनपी की ओर जाती है तो जमात काबू में रह सकता है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि हसीना की सरकार गिराने के बाद बांग्लादेश में युवाओं का झुकाव कट्टरपंथी जमात की तरफ ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा देखने को मिला है। हसीना की सरकार गिराने में छात्र आंदोलन का भी बड़ा योगदान रहा था। देश के आंदोलनकारी युवाओं ने मिलकर नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी बनाई और इस पार्टी ने जमात से हाथ मिला लिया था। इन सबके बीच इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने कट्टरपंथी विचारधारा को और भी ज्यादा मजबूती दे दी। इसीलिए अब सबकी नजरें 12 फरवरी पे टिकी हैं, जो चुनाव आने वाला है, कि उससे पहले लगभग 40 दिन के वक्त में कैसा चुनावी माहौल बनाया जाता है अब इस पर होगी, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बेहद बदतर हो गए हैं। ऐसे में बांग्लादेश में चुनाव के अहम रोल निभा सकते हैं और यही चुनाव तय भी करेंगे कि आने वाले समय में बांग्लादेश किस दिशा में आगे बढ़ता है। हालांकि भारत को लेकर खालिदा जिया का रुख ज्यादातर समय टकराव वाला ही रहा था। वह बार बार कहती थी कि बांग्लादेश की संप्रभुता और सुरक्षा सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री रहते हुए खालिदा जिया ने भारत को बांग्लादेश की जमीन से होकर रास्ता देने का भी काफी विरोध किया था। भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए यह रास्ता चाहता था, लेकिन हर बार उन्होंने विरोध किया। खालिदा जिया का कहना था कि इससे बांग्लादेश की सुरक्षा को खतरा होगा। उन्होंने 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को आगे बढ़ाने का भी विरोध किया। उनका कहना था कि यह संधि बांग्लादेश को कमजोर बनाती है और वे अक्सर कहती थी कि उनकी पार्टी बीएनपी बांग्लादेश को भारत के दबदबे से बचाने के लिए काम कर रही है। 2018 में एक रैली में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को भारत का राज्य नहीं बनने दिया जाएगा और इसीलिए वो हमेशा इसके खिलाफ रहती थी। हालांकि अब बांग्लादेश की स्थिति कुछ और है। अब जब उनका निधन हो गया है तो उनके बेटे के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और ये भी देखने की बात होगी कि अब बांग्लादेश किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में हिंसा बढ़ती जा रही है। खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो हिंदुओं के साथ लगातार अब तक 3 हिंदुओं को मार दिया गया है, खुलेआम उनको मारा गया है और साथ ही साथ कितने हिंदुओं को घरों को भी जला दिया गया। अब बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है ये सबको पता है। देखना ये भी होगा कि भारत इस पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। भारत आखिर क्या कदम उठाता है हिंदू लोगों के लिए और बांग्लादेश में ये कब जाकर रुकेगा, क्योंकि स्थिति बेहद तनावपूर्ण होती जा रही है और ऐसे में बांग्लादेश का चुनाव बहुत ही अहम माना जा रहा है। 2026 में बांग्लादेश के लिए फरवरी महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जब ये पता चलेगा कि बांग्लादेश के लोगों ने किसको सत्ता पे बैठाने का फैसला किया है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश को एक स्थिर सरकार की बेहद जरूरत है जो कि बांग्लादेश की स्थिति को ठीक कर सके और उसको बेहतर बनाने में आगे कदम बढ़ा सके। तो सबकी नजरें फरवरी पे होंगी 2026 में कि आखिरकार क्या कुछ होता है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ रही है, आखिरकार उसका कारण क्या है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और लोगों को क्यों रोका नहीं जा रहा, और भारत सरकार कब एक कोई भी कदम उठाएगी जिससे उनकी मदद की जा सके। तो खैर ये सब देखने वाली बात होगी और जैसे जैसे इस मामले में अपडेट्स आएगा हम आपके साथ साझा करते रहेंगे और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।